Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 8वीं हिंदी सुगम भारती इसका जो तीसरा पाठ है गाना बजाना, जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, इसका आज हम पाठन करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, पढ़कर समझेंगे। सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय देखते हैं। जन्म 1899 मुजफ्फरपुर बिहार, मृत्यु 1968 बिहार। परिचय: राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार है। निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कृतियाँ: अमर ज्योति, तथागत नाटक, माटी, गेहूं और गुलाब निबंध, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी उपन्यास, चिता के फूल, जीवन तरु कहानी संग्रह, पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य, माटी की मूर्तें, लाल तारा शब्द चित्र संग्रह, नया आदमी कविता संग्रह आदि। गद्य संबंधी मालूमात देखेंगे। प्रस्तुत निबंध में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक़ सभी देशों के निवासियों में होता है। चलिए इसे पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं, और इससे हमें कितना लाभ हो सकता है इस बारे में हम देखेंगे। गाना बजाना ये तीसरा पाठ है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा के लिए, जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। पी पी पू पू, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, वह चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वो चुप शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए ज़िद तो करेगा ही। अब देखिए, ये गाने बजाने का जो शौक़ है वो मनुष्यों में, उसकी यहाँ पर अवधारणा को बयान करते हुए राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसके सामने कोई आप साज़ बजा दे, कोई वाद्य बजा दे, ढोल वगैरह बजा दे, आवाज़ें कर दे, तो वो चुप हो जाता है और उसे देखता है। अगर कोई आवाज़ करने वाला वाद्य बजाएंगे तो वो उसे लेने की ज़िद करेगा। बाजे में ये करामत है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसे गाने बजाने का शौक़ ज़रूर हुआ होगा। शौक़ होना यानी छंद होना। गाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। अब ये पिपुही का मतलब होता है ये छोटी सी बांसुरी, पिपरी भी कहते हैं। उच्छ्वास होना यानी ऊपर को खींचा हुआ सांस, ऊपर ज़्यादा ज़ोर से सांस खींचना या आवाज़ निकालना। भड़कदार यानी तड़क भड़क या चमक दमक वाला। दिलचस्प जो बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक होता है उसे कहते हैं। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि विद्या बुद्धि के विकास में किसी भी चीज़ की गरज नहीं। अगर आपको किसी किस्म की मौसीक़ी, किसी किस्म के गाना बजाना, संगीत एवं गाने बजाने की चीज़ों का आपको अगर मनोरंजन करने की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में आपको कोई नहीं रोक सकता, और आप कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकते हैं और अपने आप को बहला सकते हैं। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज़ लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। अब यहाँ लेखक एक बहुत ही अजीब तरीक़ेकार को बयान कर रहे हैं कि अगर गाने बजाने की शुरुआत हुई तो कैसे हुई। यानी किसी ने कोई चीज़ों को इकट्ठा किया और उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से पीटा, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्ते हो, या फिर पानी में पत्थर मारना हो, आवाज़ निकलती है। तो जब आवाज़ें निकलती है तो पीट कर ही होती है। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और
नरकट की गांठों को छेद कर उससे पिपुही बना ली गई होगी। अब यहाँ पर लेखक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो पोपल यानी जो भीतर से बिल्कुल खाली है, ऐसे किसी कद्दू के ऊपर किसी पशु का चमड़ा चढ़ाया गया होगा और उसे चढ़ाने के बाद में उसे जब ढोल बनाया गया होगा और उसकी जो नरकट की जो गांठों से उसमें छेद करते हैं, उससे पिपू ही बना ली गई होगी। पिपू ही यानी छोटी सी बांसुरी। अगर ढोल बनाया गया है और उसे पीटा जाता है तो आवाज़ निकलती है, वैसे ही पिपू ही बनाई गई, उसमें अगर आप फूकेंगे तो बांसुरी बजने जैसी आवाज़ आएगी। किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकालते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। अभी भी देखिए बहुत सारे घरों में बच्चों को किसी डब्बे में कंकर या कोई चीज़ डाल कर दी जाती है और वो उसे पीटते बैठते हैं, बजाते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कोई झुनझुना बना रहे हैं। ये घरेलू झुनझुना होता है। किसी डब्बे में कंकड़ डाल दिए जाए, उसे बच्चा हिलाता रहे तो ऐसा लगेगा कि वो झुनझुना बन गया है। ये बहुत ही कल्पनाशील व्यक्तियों की बात होती है। आज भी बहुत से देशों में तीन बाजे हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। चाहे उनके आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। यानी अलग अलग किस्म के स्वर आवाज़ें निकालने के लिए पूरी दुनिया के देशों में सिर्फ तीन तरह के बाजे होते हैं। पहला है ढोल, दूसरा है पिपोही और तीसरा है झुनझुना। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान जाता है, सुर पर कम। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हबशी लोगों को गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। रेड इंडियनों का टम टम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद है कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। अब देखिए ये इजाद कर लेना यानी कोई नई चीज़ बनाना, आविष्कार कर लेना। ताल यानी संगीत में नियम या फिर मात्राओं पर हथेली से स्वर उत्पन्न करना। सुर यानी आवाज़, स्वर को भी कहते हैं, सुर कह सकते हैं। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं ये अमेरिका के रेड इंडियन लोगों का और अफ्रीका के हबशी लोगों का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग ताल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सुर पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन हबशी लोगों ने ढोल के ज़रिए, बजाने के ज़रिए एक भाषा ईजाद कर ली है। भाषा का एक नई किस्म की भाषा का आविष्कार कर लिया है। अगर एक तरफ से बजाता है तो दूसरा मीलों दूर बैठे उसे सुनकर समझ लेता है कि कौन सी बात कही जा रही है। गाने बजाने का शौक़ जैसा कि कहा गया है पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। अब ये गवैया दल कौन होता है? गाने वालों का एक समूह होता है, उसे गवैया दल कहते हैं। यानी चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो या फिर अगड़े वर्ग के लोग, सम्मान तो सभी को मिलता है, तो उसे पूरा सम्मान मिलता है। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। क्यों दंती है कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। अब ये किंवदंती का मतलब क्या है? यानी जनश्रुति या अफवाह, और आफत के माने होते हैं मुसीबत। मशहूर होना यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होना। अब जो गवैया बहुत ज़्यादा अच्छा गाता था तो राजा उसकी आंखें निकाल लेता था। ऐसी किंवदंती बन गई है, ऐसी सोच बन गई है। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। अब देखिए इसमें देवी का जिक्र जो आया है
वो सरस्वती देवी है। ये इसे कहा जाता है कि ये ज्ञान की देवी है। और भारत का जो वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? वीणा। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है, यानी वीणा को भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े दो पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी के से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बजाई जाती है। अब देखिए इसमें जैसा भारत में वीणा है वैसा ही चीन के बाजे का नाम प्रसिद्ध है जिसका नाम है राजा। अब ये कैसा होता है? काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े दो पंक्तियों में सजाए रहते हैं और मुंगरी से हल्के हल्के मारकर स्वर निकालते हैं। अब बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बजाई जाती है। अब बर्मा की ढोल तरंग क्या है? ये अलग अलग आकार के 21 ढोलों को वृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उनके बीच में बैठकर या खड़े होकर उसे बजाता है। अब ये क्या है? भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं, यानी आधे दायरे में रखते हैं, आधे हाफ सर्कल में रखते हैं और उसे बजाने वाला कहाँ करता है? बीच में बैठता है और उसे बजाता है। अब जापानी लोग क्या करते हैं? जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम में रखकर, अब ये पोपले क्या होते हैं? खोखले होते हैं। बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम में यानी तरतीब में रखकर क्या करते हैं? उन्हें पीट पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। ये स्वर तरंग निकालते हैं जिसकी वजह से जिसे एंगलोंग कहते हैं। अब ये एंगलोंग क्या है? ये एंगलोंग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम में रखकर उन्हें पीट पीट कर एक प्रकार की स्वर तरंग निकालना, इसे एंगलोंग कहा जाता है। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। अब किसी चीज़ की कदर होना यानी प्रतिष्ठा होना, आदर होना। अब जापान में जैसा भारत में बहुत सारे तार के वाद्यों की कदर है या प्रतिष्ठा है, जैसे कि सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत सारे तार वाले बाजे जापान में भी है। अब उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। गवैये यानी गाने वाले, गाने बजाने वाले। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि पूरे विश्व में 3 बेसिक जो बाजे हैं, एक है ढोल, दूसरा पिपूही और तीसरा झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मज़े ले गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। कमी या बेशी करना यानी ज़्यादा करना, कमी यानी कम करना, बेशी करना यानी ज़्यादा करना। और पिपू ये पिपीहिरी को कहते हैं, बांसुरी को कहते हैं छोटी। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। विचित्र यानी बहुत ही अलग किस्म के। अब ये आदिवासी क्या होते हैं? आदिवासी नहीं, आकर बसने वाले, दूसरी तरफ से रहकर जो आकर बसते हैं उन्हें आदिवासी कहते हैं। तो कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र यानी बहुत ही अलग होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। अब ये बाजों की खिचड़ी कहाँ बजाई जाती है? न्यासालैंड में। न्यासालैंड का टापू यानी जजीरा, एक किस्म का आइलैंड होता है तो उसे टापू कहते हैं। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। यानी ये बाजों की जो खिचड़ी है उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले पैर में अखरोट के छिलके बांध देते हैं और उसके भीतर में क्या होता है? पत्थर होता है और पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े उसमें डालेंगे और हाथ में एक तार वाला बाजा भी रहता है जिसके सिरे से घंटी बजी रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंशी अपनी नाक से बजाते हैं। अब ये बंशी क्या होती है?
बंशी एक किस्म की बांसुरी होती है जिसे बंशी कहते हैं। कहाँ के निवासी है ये? फिजी के आदि अधिवासी। आदि यानी पहले के, अधिवासी आकर बसने वाले, यानी वहाँ के जो आदिवासी है या जंगली कबायली लोग वो नहीं है, ट्राइबल्स नहीं है, ये दूसरी तरफ से आकर बसने वालों को आदिवासी कहा गया है। अब मैक्सिको में जो काठ के, मलाया में भी ऐसी विचित्र वंशी देखी जाती है। मलाया यानी मलेशिया को कहा जाता है। अब मैक्सिको में जो काठ के मरीबा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही चार चार आदमी तक बजा लेते हैं। अब ये मरीबा क्या है? एक किस्म की बांसुरी ही होती है जो मैक्सिको में पाई जाती है, मैक्सिको में। उस पर एक साथ ही चार चार आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। अब ये सिंगा क्या है? फूंक कर बजाया जाने वाला एक बाजा है जो भारत के बहुत सारे मकामात पर बजाया जाता है। ख़ास तौर पर आदिवासी लोग इसे बजाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी क्वेश्चन आंसर के साथ। खुदा